हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द कॉमर्स यूनिवर्स में। हमने अभी तक पिछले 3 लेक्चर में प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का टॉपिक खत्म किया है। आज हम स्टार्ट करें एक नई रिवीजन सीरीज जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बच्चों को इसमें बहुत सी डिफिकल्टी मैंने देखी है, बहुत आती है। तो ये टॉपिक को हम बिल्कुल ही एकदम आसान बना देंगे, एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व करने वाला टॉपिक बना देंगे और आपके डाउट्स को भी यूं ही हम खत्म कर देंगे। टॉपिक से जो भी रिलेटेड डाउट्स है आपके वैनिश कर दूंगा मैं। और ये वीडियो आप चाहे तो 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड वीडियो होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये टॉपिक का मतलब क्या है और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इन्वेस्टर्स के लिए। कौन से इन्वेस्टर्स? जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे आप या आपके पेरेंट्स जो भी इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज पे करते हैं तो वो उनके फंडामेंटल्स की जांच करते हैं। फंडामेंटल्स जैसे उनकी बैलेंस शीट देखते हैं, उनका पीएनएल देखते हैं, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? क्योंकि वो क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। क्या बताता है? कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। अब लिक्विडिटी कैसी है और लिक्विडिटी का मतलब यानी कि कंपनी सक्षम है कि नहीं, यानी कि कंपनी केपेबल है अपने एक्सपेंसेस को पे करने में। कंपनी इज केपेबल ऑफ पेइंग देयर एक्सपेंसेस, यानी कंपनी अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए केपेबल है। और ये कैपेबिलिटी कैसे? कैश फ्लो स्टेटमेंट या तो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है या तो नील भी होता है। नील की संभावना बिल्कुल कम है। ठीक है बच्चों। अब कैश फ्लो फ्लोस जो है, कैश फ्लो में ये जो फ्लो है वो दो टाइप का होता है। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। एक होता है इनफ्लो यानी कि पैसा आना, और आउटफ्लो यानी कि पैसा जाना। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको मालूम होगा। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है ये बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने पार्ट्स या मेनली कौन सी एक्टिविटीज से आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है मेनली 3 एक्टिविटीज में। कौन सी है वो 3 एक्टिविटीज? फर्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड वन इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड द थर्ड वन इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट लिख लेते हैं ऑपरेटिंग, फिर लिख लेते हैं हम फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप इसको ओ आ ई आ एंड फा करके, ओ आ ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि ओ आ, आई ए यानी कि ई आ एंड फा। ऐसे गाना भी गा सकते हो आप, ओ आ ई आ फा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट ये 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। अब ये 3 एक्टिविटीज को हम समझे कैसे? ठीक है बच्चों, 3 एक्टिविटीज को हम समझे कैसे, ये बड़ा रोल आ जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो कैसे समझे हम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता कैसे चलेगी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में मेनली होती है, जैसे कि सेल्स, परचेस, रॉयल्टी रिसीव होना, सैलरीज पे करना, वेजेस पे करना। ये सारी क्या है? ऑपरेटिंग के रिलेटेड एक्टिविटीज। और याद रखना कैश मतलब कैश इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो कैश इन्वॉल्व होना चाहिए। सेल्स क्रेडिट सेल्स नहीं चलेगा, परचेस क्रेडिट परचेस नहीं चलता। सब कैश परचेस और कैश सेल्स होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब में इनफ्लो और आउटफ्लो आपको कैसे पता चलेगा? अब कॉमन सेंस की बात है बच्चों। सेल्स यानी कि हम कोई गुड्स बेच रहे हैं, यानी कि उससे हमें इनकम आएगी, यानी कि पैसा आएगा, तो वो क्या होगा? इनकम कमिंग यानी कि इनफ्लो। परचेज यानी कि हम कुछ खरीद रहे हैं, यानी कि हम पैसे देंगे, आउटफ्लो। रॉयल्टी रिसीव हो रही है तो क्लियर कट इनफ्लो है। सैलरी हम पे कर रहे हैं यानी कि पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो आउटफ्लो। वेजेस हम पे करते तो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ही आसान शब्दों में मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपके लिए। फिर आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या कहती है बच्चों? ठीक है, ध्यान से समझना। इन्वेस्ट करना किस में? अब आप सोचोगे किस में इन्वेस्ट करना है? इन्वेस्ट करना दूसरे कंपनीज में। एक कंपनी दूसरे कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है। दूसरा क्या होता है? हम खुद के कंपनी के, ओन कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्ट करें। एसेट्स अब आप सभी को मालूम होगा, मेन एसेट्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर और प्रीमाइसेस एक्सेट्रा जो भी आते हैं वो सब इसी में आते हैं। अब
दूसरे कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करने के लिए क्या पैसा जाएगा, यानी कि आप दूसरे कंपनी में पैसा लगाओगे अपना, यानी कि पैसा आपकी तरफ से जाएगा, ये आउटफ्लो का कैटेगरी है। ठीक है, ओन कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, आप कंपनी के एसेट्स में लगा रहे हो, अब ये कंपनी का एसेट्स लैंड खरीद रहे हो आप, तो ये आपकी क्या है, लैंड खरीदोगे तो पैसा दोगे ना सामने वालों को, यानी कि आपका आउटफ्लो होगा, यानी कि ये कैश आउटफ्लो। ये फिर से बिल्डिंग खरीद रहे हो, वही लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी खरीद। अगर आप उल्टा उल्टा सिनेरियो समझो, यानी कि आप बेच रहे हो, बेचते समय आप लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, पैसा, पैसा यानी कि इनकम, यानी कि इनफ्लो। ठीक है बच्चों, मैं आसानी से एकदम ओवरव्यू दे रहा हूँ खाली टॉपिक का। फिर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, पार्ट 1 है, बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, ऐसे काफ़ी से पार्ट्स आएंगे। आज मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिटी दे रहा हूँ सभी को। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी बहुत से टाइप आते हैं। अब पहला टाइप तो आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करोगे, है ना, जैसे आप दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप खुद की कंपनी में भी तो चाहोगे ना कोई इन्वेस्ट करे, तो इशू ऑफ शेयर करोगे बदले में, या डिबेंचर करोगे। ठीक है बच्चों, हाँ एक बात बताना भूल गया मैं, अब ये कंपनी से आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब मिलेगा ना। अब जिस कंपनी, अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है सपोज, तो उससे आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट आएगा, है ना बच्चों। और अगर आप अपने कंपनी का ये जो इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर कर रहे हैं, उसमें आपको देना पड़ सकता है कहीं ना कहीं डिविडेंड, इंटरेस्ट। ठीक है, जब आपको देना है, जैसे कि ये आपने इशू किया है और उसके रिलेटेड है, और उसके रिलेटेड डिविडेंड और इंटरेस्ट है, तो वो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वहां से आ रहा है, तो वो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब जहां पे उसका मेन एक्टिविटी पे, वहीं पे उसका सेकेंडरी एक्टिविटी भी जाएगा। ठीक है, अब ये सेकेंडरी एक्टिविटी इसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो वो जाएगा इन्वेस्टिंग। यानी कि आसान शब्दों में क्या कह सकते हैं हम, दूल्हा जहाँ बाराती वहाँ। ठीक है, आप कॉमेडी में मत ले लीजिएगा बच्चों। ठीक है, दूल्हा जहाँ बाराती वहाँ, ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अब आगे चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो मैंने बता दिया, इशू ऑफ शेयर्स स्लैश डिबेंचर, बैंक लोन लेना या बैंक का लोन चुकाना, कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट होना, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब उसी में चला जाएगा। इसमें भी इनफ्लो और आउटफ्लो दो कैटेगरी होगी। अगर चुका रहे हो, यानी कि आप लोन वापस दे रहे हो, भर रहे हो, तो आपका आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर आप लोन ले रहे हो, यानी कि पैसा ले रहे हो, तो वो आपका इनफ्लो हो जाएगा। सेम ओवरड्राफ्ट और लोन के लिए दोनों सेम। तो ये मैं समझता हूँ कि कंसेप्चुअल ओवरव्यू था। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन तीनों में जो भी चीज़ें नहीं जाएगी, जो आपको लग रहा है बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसमें वो सारी एक्टिविटी चली जाएगी जो कि आपको लग रही है कि इन तीनों में नहीं जाएगी, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं लग रही है, इन्वेस्टिंग के रिलेटेड नहीं लग रही, फाइनेंसिंग के रिलेटेड नहीं लग रही, तो वो चली जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब इसमें मेनली एग्जांपल आता है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। समय आने पर मैं इसका एक एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, जब भी क्वेश्चन में दिखेगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन डिजाइन कर रखा है जिसमें शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज पूछी जाए। अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए, आप बस वेट कीजिए, समय समय पर वीडियो आएगी। आपका ये बोर्ड एग्जाम हम शानदार बिताएंगे। अकाउंट्स में हम आपको शॉर्ट 80+ ले ही आएंगे। ठीक है बच्चों, और जो रैंक मारना चाहता है उसको रैंक भी दिला देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, तो ये ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा टॉपिक का। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरीके से सॉल्व होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट, पर आपके बुक में फिलहाल के लिए केवल इनडायरेक्ट मेथड है, तो हम इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, इनडायरेक्ट का मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, आज समझ लीजिए मेरे साथ कि क्या क्या आता है। मैं आपको एक बार रिवाइज कराने का भी ट्राई करूंगा उस फॉर्मेट को। फॉर्मेट बड़ा होगा दोस्तों, इसको देखने के बाद डर मत जाइएगा। चलिए फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मेट, ठीक है, आप लिख लीजिए, ये फॉर्मेट जरूर बना लीजिएगा। बाकी वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू था, एक बार देखना था बस आपको। ये फॉर्मेट जरूर बना लीजिएगा, मेरा तरीका है सॉल्व कराने का आप सभी को। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, अब बस लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये खाली फॉर्मेट में लिख के दे दे रहा हूँ आपको, ऐड हो जाएगा इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स। इसको स्किप करके देखना होगा तो देख सकते हैं आप, फिलहाल फॉर्मेट जरूरी है। उसके बाद मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन दूंगा, और मेन एक्सप्लेनेशन हम क्लास के दौरान करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, इस पे आ जाएगा फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आ जाएगा इसमें एडजस्टमेंट्स। आप मेरे साथ लिखते रहिए, वही बढ़िया होगा, नहीं तो आप स्किप करने के चक्कर में पूरी क्लास ही स्किप कर बैठेंगे। ठीक है बच्चों, फॉर्मेट देना मेरा काम है। एडजस्टमेंट में ऐड होगा फर्स्ट नॉन कैश एक्सपेंस,
ट्रांसफर टू प्रोविजन एंड रिजर्व्स। मैं बताता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ही आसानी से रिवाइज करा दूंगा आपको। इतने बड़े फॉर्मेट को देखने के बाद डर मत जाइएगा। एड एक्सपेंसेस ऑफ ईया एंड फा यानी कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ठीक है, लेस इनकम ऑफ ईया एंड फा यानी कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। मैं नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, ये अमाउंट आप अज्यूम कर लेना, यहाँ पे अमाउंट आएगा बस, इसके बाद नहीं लिखूंगा मैं, ये अमाउंट का कॉलम है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। फिर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल मतलब आपको मालूम ही होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा, ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस था, तो यानी कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी फिर इसमें ऐड लेस हो गए, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या होगा वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये बस एक फॉर्मेट है, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है, और वो समझाने का काम मेरा है, आपका कोई काम नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है बच्चों। करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे, करंट एसेट्स जब बढ़ रहे होंगे तो कैश आउटफ्लो होता है, ये मैं याद करने का तरीका दे रहा हूँ आपको, यानी कि लेस होगा, आउटफ्लो यानी कि लेस होता है हमेशा। फिर करंट एसेट्स, अब मैं सीए करके लिख रहा हूँ, लेस होंगे तब कैश इनफ्लो हो रहा होगा, और इनफ्लो हमेशा ऐड होता है। फिर वापस करंट लायबिलिटी बढ़ रहा होगा तो कैश इनफ्लो यानी कि ऐड, और करंट लायबिलिटी घट रहा होगा यानी कि कैश आउटफ्लो यानी कि लेस, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद आ जाएगा लेस इनकम टैक्स पेड, इस सब में होने के बाद ये इनकम टैक्स माइनस हो जाएगा, और फिर जो आएगा आपका फाइनल आंसर उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर कहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी होगी तो उसका ट्रीटमेंट मैं बता दूंगा, फिलहाल आपका मेन फॉर्मेट तो यही है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए आप एक बार, आपके लिए जूम आउट कर देता हूँ, ये आपका मेन फॉर्मेट होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो अभी तक, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए होगे तो लाइक कर देना। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ इसका तरीका। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ये तो बहुत ही बेसिक है, इसको समझाने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। फिर आएगा एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स में आपको याद नहीं रखना, बस इसके बाद आपको याद रखना है कि एडजस्टमेंट आएगा, और एडजस्टमेंट में कैसे याद करा तो देखो, पहले याद रखना कि एक्सपेंस ऐड होगा इनकम लेस, एक्सपेंस ऐड इनकम लेस, एक्सपेंस ऐड इनकम लेस। अब एक्सपेंस कौन से ऐड होंगे, नॉन कैश एक्सपेंस जैसे कि डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर टू प्रोविजन एंड रिजर्व, वो याद रखना, वो सम के साथ बता दूंगा मैं, ठीक है। फिर ऐड कौन से एक्सपेंस करने हैं, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के। आपको ऑपरेटिंग पे ध्यान नहीं देना है, आएगा तो भी ध्यान नहीं देना है, फिलहाल हमें क्या ये फॉर्मेट को ध्यान देना है, क्वेश्चन जो बोलेगा ये फॉर्मेट के हिसाब से हमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बाकी सब एक्टिविटी नॉर्मली होती है, ये फॉर्मेट किसका है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ठीक है बच्चों। अब एडजस्टमेंट याद करना, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड, पहले एक्सपेंस ऐड इनकम लेस, एक्सपेंस ऐड इनकम लेस, एक्सपेंस ऐड इनकम लेस, ऐड कौन से एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस और एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बना रहे हम ऑपरेटिंग का फॉर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है बच्चों। फिर इनकम भी किसका लेस करना है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का। फिर आपको क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर किसके पहले, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले, इसके पहले वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले, फिर क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसको सिंपली याद रखना, करंट लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी बढ़ेगा तो कैश इनफ्लो, लायबिलिटी घटेगा तो कैश आउटफ्लो, मतलब फ्लो के साथ ही जा रहा है, अगर बढ़ रहा है लायबिलिटी तो इनफ्लो हो रहा है यानी कि पैसा भी बढ़ रहा है, घट रहा है लायबिलिटी तो आउटफ्लो हो रहा है यानी कि पैसा भी घट रहा है। अब करंट एसेट्स का उल्टा कर देना, करंट एसेट्स बढ़ रहा है यानी कि आउटफ्लो होगा उल्टा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेस। फिर करंट एसेट्स घट रहा है तो कैश इनफ्लो होगा यानी कि बढ़ रहा है यानी कि ऐड, ठीक है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझ आया। फिर ये क्या सिंपली आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। देखिए जितना टाइम लिखने में नहीं लगा उतना उससे कम टाइम हमें समझने में लगा, ये आ जाएगा हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद क्या कर देंगे हम, इनकम टैक्स लेस कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, फाइनल स्टेप, इनकम टैक्स जो भी दिया होगा, ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे। अब उसका भी निकालने का तरीका है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर आपका फाइनली आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप याद करते देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर एडजस्टमेंट याद रखना, एडजस्टमेंट में क्या, एड एक्सपेंस और लेस इनकम। एक्सपेंस में कौन सा एक्सपेंस, एड नॉन कैश
एड एक्सपेंस ऑफ ई एंड फा, लेस इनकम ऑफ ई एंड फा, फिर आ जाएगा आपको बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद क्या करना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और वो क्या, पहले लाइबिलिटी से शुरू करना, लाइबिलिटी बढ़ रही है यानी कि कैश इनफ्लो यानी कि ऐड, लाइबिलिटी घट रही है तो कैश आउटफ्लो यानी कि लेस, फिर करंट एसेट्स बढ़ रहा है, कैश आउटफ्लो यानी कि लेस, और फिर करंट एसेट्स घट रहा है, कैश इनफ्लो ऐड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करो यहाँ तक समझ आ रहा हो। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, लेस इनकम टैक्स पेड, फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइनली। ठीक है, आज मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बता रहा हूँ, बाकी सारी एक्टिविटी बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। अब मैं आपको दो एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप बताइए डेटर्स बढ़ रहा हो, डेटर्स क्या है आपके करंट एसेट, ठीक है, बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे बताइए, करंट एसेट बढ़ रहा है, मैंने बोला उल्टा इफेक्ट, बढ़ रहा है यानी कि कैश आउटफ्लो, ठीक है, यानी कि क्या, आउटफ्लो यानी कि लेस। फिर डेटर्स घट रहा है तो करंट एसेट्स घट रहा है यानी कि कैश इनफ्लो, फायदा है हमारा, लॉजिकली भी बता रहा हूँ। फिर क्या हो जाएगा, ये ऐड। ठीक है, अब करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल क्रेडिटर ले लेते हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दोनों साइड आपको समझ में भी आए, लॉजिकली समझना है तो लॉजिकली, कैश इनफ्लो। ठीक है बच्चों, कैश इनफ्लो हो रहा है यानी कि पैसा आ रहा है यानी कि ऐड, जैसे कि यहाँ इनफ्लो, यहाँ तो इजी है, ये क्रेडिटर्स घट रहे हैं यानी कि कैश आउटफ्लो, सीधा सीधा इफेक्ट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है याद रखना, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो बहुत आसान है ना याद करना। आउटफ्लो यानी कि लेस। अब ये समझना कि डेटर्स जब बढ़ रहे, ध्यान से समझना, डेटर्स हम चेक करते, डेटर्स यानी कि कस्टमर्स, कस्टमर्स हमारे एसेट साइड में दिख रहे हैं, ठीक है, ये अभी एसेट साइड में मेरे कस्टमर्स दिख रहे हैं, कितने के, 50,000 के, ठीक है। अब ये पिछले साल का डाटा है, मेरे को थोड़ा क्लियर बना दूं, ये करंट एसेट्स है, मेरा एसेट्स है, ये डेटर्स है 50,000 के, ठीक है, ये पिछले साल का है 22 23, अब ये चल रहा है 23 24, इस साल में मेरे डेटर्स है कितने के बताऊं मैं, सपोज करता हूँ 1 लाख, यानी कि कितने से बढ़ रहे मेरे डेटर्स, 50,000 से। अब मेरे पास 50,000 डेटर्स थे यानी कि मेरे पास 50,000 पैसे आने बाकी है, अब उसमें और बंदों के पैसे आने बाकी हो रहे हैं यानी कि मेरे पास पैसा आ नहीं रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, ये मेरा एसेट्स का फायदा है, पर क्या ये मेरा फायदा हो रहा है क्या, नहीं, वो दिख रहा है यानी कि पैसा मिलना बाकी है बच्चों, मेरे को मिला नहीं है। ठीक है, ये ध्यान से समझना, मिला नहीं है, ये तो वो एक काइंड का वो एक हिसाब से मेरा आउटफ्लो ही है, यानी कि उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, आउटफ्लो है वो मेरा बच्चों। फिर सेम फॉर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे यानी कि मेरे को पैसा देना बाकी है, 50,000 का एग्जांपल लेंगे, और इस साल भी 100 के यानी कि 1 लाख, तो 50,000 हमें लेना था, देना था, फिर हमने नहीं दिया, फिर अगले साल वो बढ़ के हो गया 50,000 से और बढ़ गया यानी कि हमें और देना बाकी है, पर क्या हमने दिया, क्या नहीं, और वो बढ़ते जा रहा है खाली, मतलब वहां दिख रहा है, तो यानी कि वो हमारा फायदा है, हम दे नहीं रहे ना अब तक पैसा, देना देंगे तब देखा जाएगा, पर अभी के लिए तो हमारा फायदा है ना, खाली रिकॉर्ड हो रहा है पर पे नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों, ऐसे समझना। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया हो, मैंने अपनी बेस्ट लगाया इस वीडियो में, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी का वीडियो था, इतने ही कंसेप्ट्स मैंने समझाए, ये आपको हेल्पफुल होंगे आगे के पार्ट्स में समझ आने के लिए। यही तक था आज का वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट में, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।